Hello and welcome everyone. You're watching E24. मैं आपके साथ सिद्धांत and today I have a very special guest in my newsroom. ये वो है जिन्हें मैनिफेस्टेशन की पावर का बहुत बढ़िया तरीके से अंदाजा था, क्योंकि इन्होंने कभी अपनी ऑडिशन क्लिप में कहा था, मैं लाइनें पढ़ देता हूं कि बड़े बड़े लोगों में अपना नाम होगा, अपना पहचान होगा और अपना निशान होगा. And look at her today. She's flying high with colors. She's none other than Nikita Datta. बहुत स्वागत आपका E24 पे. Thank you. ये मैंने कौन से ऑडिशन में ये लाइन बोली थी? आप याद करो, आप एक बार टीवी सीरियल था लक्ष्मी. जी. मैंने वो वीडियो भी सेव करके रखी. Oh my God. जी. मेमोरी लेन में वापस पीछे ले गया ना? Yes. नहीं, आप दिखाएंगे मुझे? मैं वो भी आपको इंटरव्यू के बाद में जरूर दिखाऊंगा. ठीक है. बट सबसे पहले ज्वेल थीफ द हाइस्ट बिगिंस, उसके बारे में बात करते हैं. और अभी कैमरे के पीछे भी हम बात कर रहे थे. जी. ये जो हाइस्ट वाली फिल्में होती हैं, इनका एक मैथमेटिक्स थोड़ा अलग होता है. करेक्ट. बिल्कुल. और जब आप ये फिल्म कर रहे थे, आपने इस फिल्म के डायमेंशंस को किस तरीके से देखा और आपने किस तरह से इसे समझा? जी, इतना अगर आप देखेंगे, डायमेंशंस को देखें और इस फिल्म को समझने की कोशिश करें, तो हमारा जो पर्पस है लोगों को एंटरटेन करने का, वो कहीं गायब हो जाएगा. तो आई गेस हमने जो इसको जिस तरह से देखा है दैट इट्स अ हाइस्ट फिल्म. इसको वी हैव टू मेक एवरीथिंग लुक ग्रेट. वी हैव टू फिगर आउट अ रॉबरी, अ थेफ्ट व्हिच इज डन इन अ वेरी स्मार्ट वे, एंड वी जस्ट हैव टू मेक द ऑडियंस हैव फन. तो हमने लिटरली यही चीज़ें दिमाग में रखी हैं एंड वही कोशिश भी की है. तो अगर आप देखें तो जिन लोगों को इतनी फिल्म पसंद आ रही है, वो सब आके यही बोल रहे हैं दैट द फिल्म लुक्स सो गुड, वी एंजॉयड वाचिंग इट, और यही हमारा पर्पस भी था. नहीं, और मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जब हम इस फिल्म को देख रहे थे ना, एक और फीलिंग आई. वो जो ग्रैंड विजुअल्स थे जी, वो एक ट्रीट की तरह होते हैं जब जो भी ऑडियंस आती है. एंड टॉकिंग अबाउट फारा का कैरेक्टर, मैंने जो देखा वो ये था कि उसका कैरेक्टर में बहुत सारी लेयरिंग्स थे. जैसे कहीं पे वो बोल्ड थी, कहीं पे वो बहुत साइलेंस थी, कहीं पे वो मजबूरियों से परेशान थी, कहीं पे वो स्टेप बैक करके सोच भी रही थी कि कैसे इससे बाहर निकलना है. जब एक कैरेक्टर में इतनी सारी लेयरिंग होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पन्नों पे चीजें अलग होती हैं, पर्दों पे थोड़ा अलग दिखाना पड़ता है उन्हें. कैसे अपने कैरेक्टर को उतना अनफोल्ड करते रहना और सारी चीजें गहराई में जाना. यू नो, आई एम रियली ग्लैड आपने ये चीज़ के बारे में बात की है, क्योंकि यू नो हम जब नॉर्मली एक्टिंग कर रहे होते हैं, हम थोड़ा यूज टू होते हैं कि आपको इमोट करना है, और जब भी आपके पास डायलॉग होते हैं बहुत सारे, तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप शब्दों के ज़रिए एक चीज़ पहुंचा रहे हैं. तो अगर मुझे आपको गुस्सा दिखाना है और मेरे पास डायलॉग है, तो मैं शायद आवाज़ ऊंची करूं या फिर एक इंटेंसिटी लेकर आऊं अपनी आवाज़ में, तो मुझे हेल्प करेगा आपको गुस्सा दिखाने के लिए. लेकिन अगर मुझे आपको गुस्सा दिखाना है, मतलब एक सीन में, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकती, मुझे बस गुस्सा रहना है, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है आपके पास. तो एक साइलेंस के जरिए इमोट करना, आई फील इज वेरी डिफिकल्ट, विच हैज एक्चुअली बिन द फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड टू डू इट इन दिस फिल्म, जहाँ पर आप ज़्यादा चुप हैं लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. तो मेरे लिए आई थिंक वो बहुत नई चीज़ थी, एक वो चैलेंज भी था, क्योंकि किसी ने मेरे को आके बोला कि तुम इतनी चुप क्यों हो फिल्म में. आई वाज लाइक, वो कैरेक्टर ऐसा है, वो नहीं बोल सकती ज़्यादा, उसके पास है नहीं कुछ बोलने के लिए. तो ये सब चीज़ें मैंने अलग ही तरीके से एंजॉय करी हैं, क्योंकि इट्स टेकन मी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. बिल्कुल. एंड दूसरा कि जब आप के पास नहीं होते हैं ज़्यादा डायलॉग्स, और आप ट्राई करें कि आप अपने चेहरे से सब चीज़ें बोल पाएँ, तो आपको थोड़ा और काम करना पड़ता है अपनी लेयरिंग पर, कि आप इस समय क्या क्या चीज़ें सोच रहे हैं. तो कई सारे ऐसे पॉइंटर्स होते हैं कि जी इस समय मैं इससे परेशान हूँ, इस चीज़ से खुश हूँ, इस चीज़ पर मेरे को यू नो वरी है मेरे दिमाग में. तो वो सब चीज़ें आप दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स हाउ एटलीस्ट आई हैव ट्राइड टू डू इट. एंड एक और चीज़, शायद यही वो स्पेस होता है जहाँ पे क्रिएटिविटी निकल कर भी आती है. जी. क्योंकि कम अगर आपके डायलॉग्स कम है या आपका स्क्रीन स्पेस कम है जी, उसमें इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देने के लिए अगर मैं आपकी फिल्मोग्राफी को अगर मैं देखूं, तो आई थिंक यू हैव डन ए वेरी 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 गुड जॉब ऑन दैट. बट कमिंग टू मिस फेमिना से होते हुए आना, फिल्में करना, फिल्मों के बाद फिर टीवी सीरियल्स करना, वापस फिल्मों में कम बैक करना, रोलर कोस्टर राइड पूरी. जी, बहुत बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड है, क्योंकि इसमें कई सारा, जो मैं कह सकती हूँ, हिचकियाँ बहुत आई हैं. उसके बाद कुछ चीज़ें स्मूथली भी बहुत गई हैं, कुछ चीज़ें जो प्लान की थी वो वैसी नहीं गई हैं, कुछ चीज़ें अनप्लान्ड आई हैं और बहुत बढ़िया गई हैं. तो आई हैव टू करेक्टली से कि ये रोलर कोस्टर राइड ही रही है. अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ. इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स कि आप फिल्म करें
एंड वापस फिर आप टीवी इंडस्ट्री में आप आते हैं, आप टीवी सीरियल्स करते हैं एंड वापस आप फिल्मों में आते हैं। आपने एक मिथ भी तोड़ा है, लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जो टीवी एक्टर्स होते हैं उनको जल्दी फिल्मों में वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाता है easily। आपको भी ऐसा फील होता था या ये मिथ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गलत है? नहीं, ऐसा ये एक्चुअली मिथ नहीं है, इट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। आसानी से नहीं मिल पाता है, इट्स वेरी राइट। दूसरी चीज़ जो आप कह रही है कि मैं फिल्म से टीवी पे आई और वापस टीवी से फिल्म पे गई, जो एक्चुअली वो फिल्म है लेकर हम दीवाना जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करती बिकॉज आई डोंट कंसिडर इट टू बी अ पार्ट ऑफ माई फिल्मोग्राफी। क्योंकि जिस तरह की उम्मीद शायद मैंने उस फिल्म से रखी थी वो बिल्कुल वैसे गई नहीं। जो रोल मेरा था उसमें वो अलग ही तरीके से बाहर आया था, काफ़ी उसमें से काट भी दिया था एंड वो फिल्म वैसे चली भी नहीं थी जैसे मैंने एक्सपेक्ट की थी। सो इन माई हेड आई थिंक वो मेरे लिए एक वेकअप कॉल भी था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि बहुत सिंपल है, आप आए हैं, आप सीधा मिस इंडिया से निकले हैं, आपको ये फिल्म ऑफर हुई है, आपने ये फिल्म करी, इट्स सच अ बिग प्रोडक्शन हाउस, इतने बड़े डायरेक्टर बना रहे हैं, एक स्टार किड जो है लॉन्च हो रहा है, एवरीथिंग इज ग्रेट ऑन द पेपर ना, हर चीज़ करेक्ट लगती है, लेकिन जब वो एक्चुअल रियलिटी अगर आप देखो, एग्जीक्यूशन वगैरह देखो, तो बहुत चीज़ें इधर उधर चली जाती है। सो आई थिंक दैट फिल्म वाज एग्जैक्टली दैट एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड तब जो मैं वेकअप कॉल की बात कर रही हूँ वो मेरे लिए ये थी कि इतना आसान नहीं होगा आपको, तो आप बैठकर घर पे वेट नहीं कर सकते कि आपको सडनली एक दिन यशराज फिल्म से कॉल आएगा और बोलेंगे कि आइए आप ऑडिशन करिए, आप हमारी नेक्स्ट फिल्म की हीरोइन है। आपको आई थिंक अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कीप एक्सपीरियंसिंग। एंड आई थिंक उस टाइम पर मेरे दिमाग में ये था कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, विच इज़ वाई व्हेन टेलीविजन केम टू मी, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा एंड आई डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मुझे उन 3 सालों में टेलीविजन में मिला ऑफ बीइंग ऑन अ फिल्म सेट, नॉट अ फिल्म सेट बट बीइंग ऑन अ शूटिंग सेट इफ आई हैव टू से, उस एक्सपीरियंस की वजह से आई हैव लर्नड वट एवर आई हैव। वो 3 साल मैं कहूँ तो मेरी एक तरह से ग्रेजुएशन थी इस पूरे माहौल में। और आपको उसके लिए पैसे भी मिल रहे थे वो ग्रेजुएशन करने के लिए, तो मैंने हमेशा उसको वैसे देखा एंड आई एम सो ग्लैड, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि ये एक ऐसी जगह है, आप खुद के बारे में अगर सोचे तो जब आप अपना पहला इंटरव्यू, पहला शो कर रहे होंगे और अगर आज आप अपने आप को देखें तो कितना जमीन आसमान का फर्क होगा। अभी आप किसी की बात भी सुन रहे हैं, मेरे से सवाल भी पूछ रहे हैं, मेरी भी बात सुन रहे हैं, आपको पहले दिन लगा होगा कि यार चुप करो या अभी बात मत करो, अभी मेरे को उनकी सुनने दो। सो दीज थिंग्स ओनली गेट बेटर विद एक्सपीरियंस एंड इवन एक्टिंग इज समथिंग लाइक दैट, यू ओनली गेट बेटर। आप कई चीजें खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि अरे ये मुझे ऐसे करना चाहिए था, ये मैं कुछ अलग कर सकती थी यहाँ पर। तो दीज थिंग्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस एंड आई गेस वो 3 साल मुझे खेलने का मौका जो मिला है कैमरा के साथ टेलीविजन के जरिए, दैट हैज रियली हेल्प्ड मी। एंड मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की एंड थैंक यू सो मच इतना इंपॉर्टेंट मैसेज उन यंग आर्टिस्ट को शेयर करने के लिए जो कहीं ना कहीं एक मन में उनके एक स्टेप बैक वाला फीलिंग आ जाता है कि भाई शायद ये वर्कआउट ना करे। बिल्कुल चीजें वर्कआउट होंगी एंड एक्टिंग इज ए प्रैक्टिसिंग आर्ट, इट इज। एंड मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पन्नों पे चीजें कई बार अलग होती हैं एंड मैंने इससे पिछले में पूछा था, कभी ऐसा हुआ है कि पन्ने में कहानी अलग लगी हो, बड़े पर्दे पे जब बन के देख रहे हो तो लगता हो कि अरे ये तो कुछ अलग ही बन गया? ऐसा कई बार हुआ है एक्चुअली। हाँ? पहला तो मेरा एक्सपीरियंस लेकर हम के साथ ही था। हाँ? तभी मैं उसके बारे में एक्चुअली आपके शो पर मैंने इतनी बात कर लिया है, मैं नहीं तो किसी इंटरव्यू में उसका जिक्र भी नहीं करती हूँ बिकॉज वो पेपर पे कुछ और थी और जब मैंने जाकर देखी इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। इवन शूटिंग के दौरान वो कुछ और थी और जो उसका एंड प्रोडक्ट था वो कुछ अलग था। लेकिन ऐसा होता है कि आप ऑन पेपर कुछ अलग स्क्रिप्ट आपने पढ़ी है, लेकिन जब आप शूट कर रहे हैं तो वाइल शूटिंग चेंजेस किए जाते हैं, कभी कभी किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से चेंजेस किए जाते हैं, एंड देन एट द एंड ऑफ इट उसका जो एंड प्रोडक्ट आप देखते हैं वो कुछ शायद और ही हो। समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट, बट एट द सेम टाइम दूसरा साइड भी है जहाँ पर कई बार जो लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही शूट होता है और वैसे ही एग्जीक्यूट भी किया जाता है। सो आई गेस ये क्रिएटिव कॉल होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो इसको आप कभी ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसे क्यों हुआ और ऐसे क्यों नहीं हुआ। आई गेस नाउ एक्सपीरियंस आपको ये भी सिखा देता है दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर मोस्ट सिचुएशंस इन लाइफ। बिल्कुल। और मैं एक और चीज आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके जैसे मैं फिल्मों की बात करूं, आपने हॉरर फिल्में भी कर ली, आपने एक्शन फिल्में भी कर ली, आपने वो कैरेक्टर्स किए जो एक्चुअली में बहुत बोल्ड हैं। आई रियली वांट टू नो अभी भी निकिता दत्ता को कौन सा वो कैरेक्टर है, या वो एक ड्रीम स्क्रिप्ट होती है हर एक्टर की, ड्रीम कैरेक्टर होता है, उसके लेयर्स होते हैं, आपके मन में आता है कि मुझे एक ऐसी फिल्म में ऐसा कैरेक्टर करना है?
जी मेरे दिमाग में ऑनेस्टली तो बहुत किरदार है जो मुझे अभी और भी निभाने हैं लाइफ में, लेकिन 2-3 हैं जो इफ आई कैन से ऑन टॉप ऑफ माय हेड जो आते हैं. वन ऑफ देम इज कि आई रियली वांट टू डू फिजिकल एक्शन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जहाँ पर मैं भी थोड़े पंचेस मारूं, एयर किक्स मारूं, फ्लिप मारूं, एक ऐसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली फिल्में. एक मुझे वो डेफिनेटली करना है. एंड एक मुझे कुछ एक बहुत ही या तो हिस्टोरिक या माइथोलॉजिकल जोन में जरूर करना है. सो दीज आर 2 थिंग्स आई रियली वांट टू डू. आई होप दैट हैपेंस सून, बट दिस इज समथिंग आई वुड रियली वांट टू डू. मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड ये एक तरह से आप समझ लो कि आप मेरे को टिप दे रहे हो. जी. कभी जब आप सेट पे काम कर रहे होते, या जब आपने अच्छा बात बोली कि जब मैं अपना पहला इंटरव्यू कर रहा होगा, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, ठीक है, वो खुद को प्रूव करने वाला जो प्रेशर होता है कि अगर आज नहीं हुआ तो आगे चल के चीजें इतनी, मतलब एक वो सीढ़ी मिट जाती है, आपको एक लंबा स्टेप फिर लेना पड़ता है. वो खुद को प्रूव करने वाला जो एक प्रेशर होता है, निकिता दत्ता उसको कैसे डील करते हैं? यार वो प्रेशर ना, उसका एक ही तरीका है उसको डील करने का, जहाँ पर आप बस वो चीज़ कर दो. मैं हमेशा बोलती हूँ, तो कोई भी अगर आके मेरे से पूछता है ना कि यार ये नई चीज़ है, मतलब कि शैल आई गो गिव एन ऑडिशन और शैल आई सिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम लाइक क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शायद आपको ट्रोल करेंगे, कुछ होगा. आप सही तो पहली बार में बहुत कम चांस है कर पाएंगे, बहुत कम चांस है कि पहली बार में यू गिव अ सुपर हिट परफॉर्मेंस और समथिंग. बट आई एम सेइंग जब तक आप वो पहली बार नहीं करेंगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपको क्या करेक्ट करके उसको दूसरी बार बेहतर करना है, और आप उसको बार बार करके ही बेहतर हो पाएंगे. तो ये जो एंजाइटी होती है, एक फर्स्ट टाइम एंजाइटी, इट्स वेरी गुड, इट शुड हैपन. एंड उसको आपको ओवरकम करने का तरीका सिर्फ यही है कि उसको फील करिए और जाकर बस कर दीजिए, निकाल दीजिए. चाहे आपके हाथ उसमें शिवर करे, चाहे उसमें, मतलब पहली बार मुझे याद है कि जब मैं मिस इंडिया से पहले जब ऑडिशन देने गई थी उसके लिए, तब जब मैं स्माइल कर रही थी जजेस के सामने, मेरी जो स्माइल है वो शिवर हो रही थी. सो माई लिप्स लाइक वर गोइंग लाइक दिस, एंड आई स्वेयर टू गॉड, आई वाज जस्ट लाइक आई होप कोई देख नहीं रहा हो कि मेरी स्माइल शिवर हो रही है, जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इस समय, बिकॉज आई एम जस्ट स्कैर्ड, आई एम नर्वस. I was everything you can imagine. I was anxious, I was nervous, I was feeling सब इमोशन मिक्स कि ओ माय गॉड अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा. सबको पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, बट वो एक बार हो गया, उसके बाद दूसरी बार हो गया, उसके बाद जब तीसरी बार मैं स्टेज पे गई तो मेरे को स्ट्रेस ही बिल्कुल नहीं था. तो सिमिलरली आई फील कि हर एक को एट सम पॉइंट इन लाइफ जब आप कोई नई चीज़ करने जा रहे हैं ना, तो आपको ये फीलिंग के थ्रू गो थ्रू करना ही पड़ेगा. इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. द ओनली वन थिंग आई टेल पीपल इज दैट डोंट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग इट. ये फीलिंग आएगी, आप इसके साथ डील करिए और बस कर दीजिए. अगर आप फेल भी होते ना, कोई बात नहीं, आप बस कर दीजिए उसको. एक बार करना वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फेलियर हो या सक्सेस हो, क्योंकि उसके बाद आप वापस कर पाएंगे. The best way to solve your problem is to face it. Is to face it. Literally, the only way to solve a problem is to face it. You can't run away from a problem. Walking of the Nation, ये मतलब जब मैंने देखा ना, मैं लिटरली मैं हिल गया, क्योंकि अभी इस पे एक और फिल्म आ गई है, लेकिन जब उस टाइम पे आई थी तो बहुत नई चीजें पता चली थी, और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस का इन चीजों के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. जी. पूनम के कैरेक्टर पे आता हूँ. जी. अगेन बहुत बोल्ड कैरेक्टर. जी. एंड द वे यू परफॉर्म द मोनोलॉग, दैट वाज इनसेन. थैंक यू. जब ऐसे डायलॉग्स, ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जहां पे जस्ट किल इट. परफॉर्मेंस प्रेशर भी बताइए कैसा होता है. खुद को प्रूव वाली बातें तो चलिए आपने बता ही दी, लेकिन इस तरह की स्क्रिप्ट में, इस तरह की फिल्मों में काम करना, जहां पे एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर राइट वे में मैसेज नहीं डिलीवर हुआ तो हल्ला कट जाएगा. जी, वो स्ट्रेस आजकल तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आई फील लाइक लोग सोशल मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो आप लोगों को इतनी हल्के में नहीं ले सकते कि हाँ उनको नहीं पता चलेगा कि हम कुछ ऐसा वैसा भी दिखा दें. एवरीबडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड अवेयर दीज डेज, थैंक्स टू द सोशल मीडिया दैट वी हैव. सो ये जो एक प्रेशर आई थिंक फिल्म मेकर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर अगेन क्रेडिट मैं एक्चुअली उनको देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इस टॉपिक को ना बहुत डेलिकेटली और सेंसिटिविटी के साथ डील किया है. ही हैज़ एक्चुअली मेड श्योर
कि कोई भी हम ऐसी चीज ना करें जिसपे हम एक तो ये जो हम एक इशू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स अ मैसेकर वी आर टॉकिंग अबाउट, हम हमेशा भूल जाते हैं। आजकल के ज़माने में आपको शायद मैसेकर्स के बारे में, आई एम सो ग्लैड ऐसा होता नहीं है कि आपको कोई रीसेंट हिस्ट्री में कोई मैसेकर की न्यूज़ मिले। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज स्कैरियस्ट मैसेकर्स जो हमारी कंट्री ने देखा है, जो हमारे इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब जब उसकी कहानी बता रहे हैं, उसके साथ बहुत इमोशंस भी जुड़े हैं विच वी आर फॉरगेटिंग। उन फैमिलीज हु सफर्ड दोज लॉसेस, देयर जनरेशंस आर स्टिल लिविंग। तो दिस इज अ इशू वी आर डीलिंग विद विच इज नॉट अ इजी इशू। तो आई थिंक उस चीज़ को ध्यान में रख के उन्होंने बहुत केयरफुली इस शो के ऊपर काम किया है, जो उन्होंने राइटिंग लिखी है, जो उन्होंने, एंड ऑल्सो उस टाइम पर अगर आप देखें तो पार्टीशन की बात हो रही है, उस टाइम पर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, बहुत हक की बात हो रही है, हक की बात हो रही है, इनजस्टिस की बात हो रही है, रेसिज्म की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो उस टाइम पर बहुत वैलिड थी। कम्युनलिज्म भी तो उस टाइम पर वैलिड था, क्योंकि पार्टीशन का भी उसके बाद जो जमाना आया था। सो आई फील लाइक दीज आर वेरी सेंसिटिव इश्यूज, आप उसको ऐसे ही हल्के में लेकर नहीं सुना सकते हैं। तो वो एक राइटर जो क्रिएटर है उनका काम होता है, विच देव डन वेरी नाइसली, जिसकी वजह से आप जो बोल रहे हैं कि बहुत सीमलेस लगा है शो। एंड दूसरी चीज जो होती है कि जब आप एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जो एक डार्क चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का, यू वांट टू ट्राई एंड टेल इट इन द राइट वे। यू डोंट वांट टू मेस विद इट कि आप उसमें बहुत फिक्शनल चीजें घुसा दें जहां पर आपको शायद लोग आकर बोले कि अरे ऐसा तो हुआ ही नहीं था, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑफ कोर्स हमने बार बार ये कहा है कि हमने इसमें थोड़ी सी फिक्शनल चीजें डाली हैं, बट एट द सेम टाइम जितना हो सके वी हैव ट्राइड एंड स्टेड ट्रू टू हिस्टोरिक इवेंट्स, ताकि हम दिखा सके कि ऐसे ही था उस जमाने में। तो उसके ऊपर बहुत सारी और चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं जो आपके फिल्म मेकिंग प्रोसेस में होती हैं। वो आपका जो आर्ट है, जो डेकोर है, हमारा हेयर मेकअप है, हमारी जो डायलॉग डिलीवरी है, हमारी जो बात करने का तरीका है, वो सब अगर आप उस शो में देखें ना, इन नुआंसेस का बहुत ख्याल रखा गया है। उसके बाद जाके आती है हमारी परफॉर्मेंस, तो वो तो सबसे लास्ट में आती है। ये सब जो चीज़ें होती है ना, इसके पीछे एक पूरी टीम होती है, एंड अगर वो पूरी टीम इस सिंसियरिटी के साथ और शिद्दत के साथ अगर काम करे तो आपको वो रिजल्ट दिखता है, जो टचवुड थैंकफुली हमारे शो में सबने आके कॉम्प्लीमेंट किया है कि बहुत रियल लगा है, बिकॉज वी ट्राइड टू स्टे दैट रियल। एंड अगर मैं अपने कैरेक्टर पूनम की बात करूँ तो यू नो आई एम सो थैंकफुल कि हमने एक वो स्टीरियोटाइप तोड़ा है, क्योंकि अगर उस ज़माने की हम लड़कियां देखें या औरतें देखें, हमने हमेशा उनको अगर ग्लैमराइज किया है तो हंसते खेलते खेत में भागते हुए देखा है, और अगर रियलिटी दिखाई है तो किचन में खाना बनाते हुए या एक मम्मी और दादी या नानी के रूप में देखा है। हमने कभी एक रियल लड़की को नहीं देखा है जो घर भी चला रही है, जो एक प्रेस भी चला रही है, जो एक ओपिनियनेटेड लड़की है जिसका एक ओपिनियन है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ हीरोइक नहीं कर रही है वो। एंड अगर हम बोल्ड की बात करें, अगर हम ओपिनियनेटेड की बात करें, वी ऑलवेज कंफ्यूज इट विद बीइंग लाउड, बाय येलिंग, बाय यू नो अब्यूजिंग। अगर आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं किया है उसमें। मेरा कैरेक्टर बड़ी सॉफ्टली लिखा गया है, जहाँ पे वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, लेकिन आप उसको चिल्लाते हुए ऐसे रोते हुए आप वो सब चीजें नहीं देखेंगे उसमें। सो अगेन क्रेडिट टू द राइटिंग, एंड देन ऑफ कोर्स द हेल्प दैट हैव बीन गिवन for the performance and the monologue that you get to see, because you know अगर normally आप imagine करेंगे कि आपके साथ एक हादसा हुआ है, where you've lost a family member or your husband, and आपको बोला गया है कि आप आके बताओ इंसिडेंट बताओ, तो आप इमेजिन करेंगे कि एक्टर आके रो रो के बताएगा फिर ऐसे हुआ, फिर मेरे साथ ऐसे हुआ। लेकिन उसमें जिस तरह उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया और जिस तरह मुझे यू नो इन्फॉर्मेशन दी गई थी जिस कि आपको बताना है, ये टेस्टिमनी जो देनी है, आई एम वेरी थैंकफुल विद ऑल द हेल्प दैट आई गॉट, कि वो अगर आपको रियल लग रहा है, इट इज़ बिकॉज वी ट्राइड टू इमेजिन कि अगर रियल में इंसान आके कुछ बता रहा है तो वो रो रो के नहीं बताएगा। हो सकता है वो टियरी हो जाए, बट दे विल ट्राई एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस। एंड बिल्कुल पता है वो सीन जब मैं देखता हूँ, द वे यू, जिस तरह से आप खड़े थे, जिस तरह से आप बोल रहे थे, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। जब ऐसे मोनोलॉग्स मिलते हैं तो, क्योंकि मैं भी एक्टिंग वाला हूँ, मैंने भी थिएटर कर रखा, तो मुझे पता है कि इम्प्रो हो जाता, हर एक्टर करता है। लेकिन जब ऐसी लैंग्वेज में आपको करना है तब थोड़ा, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में ऐसे बात नहीं करते हैं, बिल्कुल वो इम्प्रो भी वो पर कैच हो जाता है। कैसे अगर इम्प्रो अगर आता भी है माइंड में कि मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ, तो उस ऐड ऑन के लिए भी एक
सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं प्रोसेस करता रहता है जी, कि जी। भाई भाषा ना गलत हो जाए। जी बिल्कुल, आपने एक्चुअली बिल्कुल सही पकड़ा है, क्योंकि उसका जो रोल का चैलेंज यही था, जो भाषा थी वो हमारी कंफर्टेबल भाषा नहीं है। एंड क्या होता है कि हम लोग सोचते हिंदी या इंग्लिश में है। अगर आप खुद से अभी बात कर रहे हैं कि अच्छा आपको कोई वहाँ लुक दे रहा है या फिर यहाँ कुछ बोल रहा है, आप हिंदी या इंग्लिश में सोच रहे हैं। आप 1919 की पंजाबी/हिंदी भाषा में नहीं सोच रहे हैं। Point. तो अगर आपको इम्प्रूव करना है तो सडनली तो आपके मुंह से शायद वो ना निकल पाए। तो उसके लिए ऑफ कोर्स काफी सारे डायलेक्ट लेसन्स हमें दिए जाते हैं, जो दिए गए थे कि बाय चांस अगर ऐसे इम्प्रूव करके आपको कुछ आउट ऑफ द वे लाइन बोलनी हो तो आप वैसे ही बोले। लेकिन मैं कहूंगी कि इसका दूसरा साइड भी है कि कई बार हम अटक भी जाते थे। तो इनफैक्ट वहाँ पर शूट करते टाइम, ये मोनोलॉग में नहीं लेकिन किसी और सीन में मुझे याद है कि एक कुछ ऐसा इम्प्रोव सिचुएशन हो गई थी और कैमराज रोल हो गए थे, और हमारे जो राम सर हैं उनके सेट पर किसी एक्टर को भी कट बोलना या फिर ब्रेक ले लेना सीन के बीच में एक गुनाह माना जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा सीन शूट करते हैं, कैमरा स्टैंड पे नहीं होता है, ऐसे होता है। तो आप कहीं भी परफॉर्मेंस में अपना इधर उधर जा सकते हैं, वो कैमरा आपको कैप्चर करता है, वो वैसे ही शूट करते हैं। एंड वो हमेशा कुछ ना कुछ सीन के बीच में ना ऐसे गूगली फेंक देते हैं जहाँ पर आप सोच नहीं रहे होते कि सडनली हमारे बीच में कोई यहाँ पे आ जाए, ये हमारी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है। तो हम दोनों ऐसे देखेंगे कि ये कहाँ से आ गया, लेकिन आपको रिएक्ट करना पड़ता है। ही लव्स डूइंग दिस। तो वो गूगलीज में मुझे हमेशा डर लगता था कि अभी जब इम्प्रोवाइजेशन का टाइम आएगा, मैं ट्विस्ट कैसे ना आ जाए। ट्विस्ट तो नहीं, ट्विस्ट आता था लेकिन उसको कैसे आप ले पाएंगे। तो मुझे याद है कि एक टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसा किया एंड मुझे लाइन अपने मुंह से ये बोलनी थी कि मेरा बैग वहां से पास करो। तो मैं उसको अभी कैसे बोलूं, तो मुझे अभी बैग की हिंदी नहीं आ रही है दिमाग में। तो मैं सोची जा रही हूँ कि मतलब मुझे वो दो, एंड बिकॉज वो स्क्रिप्ट में नहीं था तो मेरा जो को एक्टर है उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं उसको क्या बोल रही हूँ। तो मैं बार बार बोल रही हूँ ओ दे मैनू ओ दे, और वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है कि क्या यहाँ पे 10 चीजें पड़ी हुई है और मैं ऐसे पॉइंट करके बोल रही हूँ और उसको समझ नहीं आ रहा है। फाइनली आई गेव अप एंड आई सेड बैग, और मैनू बैग दे। And then finally when the cut happened, everybody laughed so hard and I said, what is the Hindi for bag? Somebody tell me. So he used to really put us in these situations where we would get stuck like this. एंड वो नेचुरली कैप्चर भी वैसे ही होता है। वो होता है, वो बिल्कुल नेचुरल, जो नेचुरल आपने काफी सारी जो चीजें देखी है ना यहाँ पर, वो एक्चुअली ऐसे ही कैप्चर की गई है। ओके, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपको लव स्टोरीज जैसी फिल्म के लिए आपको फोन आता, पहली बात तो लव स्टोरीज 2018 बहुत बोल्ड नाम है, टाइटल ही खुद बहुत बोल्ड है, फीमेल सेंट्रिक फिल्म है और बहुत अच्छा मैसेज भी उस फिल्म में है। वो हो गया, चाहे कबीर सिंह के लिए जब आपको कॉल आया होगा, ऐसी फिल्मों के लिए जब आपको फोन आता है तो एक फीलिंग आती है कि विल इट वर्क, विल इट नॉट वर्क। वो आप टाइम लेते हो कि अच्छा मैं 2 दिन में 3 दिन में मैं इसका रिप्लाई बैक करती हूँ। 2 AM थॉट्स आना शुरू होते हैं कि कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या होता है वो? मुझे ना जनरली 2 AM थॉट्स जो है हमेशा डिसीजन लेने के बाद आते हैं कि अब मैंने ये डिसीजन ले लिया है, अब क्या होगा इसका। तो 2 AM थॉट्स मुझे कभी उससे पहले तो नहीं आते हैं। लेकिन जो एक क्राइटेरिया होता है यस बोलने के लिए, आई थिंक यू कांट सिट एंड डिसाइड कि हाँ ये फिल्म सक्सेसफुल होगी या इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है तो इस पे काम हमें बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि एज आई सेड, आप पेपर पे हर चीज़ करेक्ट कर रहे हो एंड एट द एंड ऑफ इट जब वो आए तो उसका क्या रिजल्ट हो, उसका क्या फेथ हो, वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। राइट, वो चीज़ें मतलब आपके हाथ में नहीं होती है, द डेस्टिनी ऑफ इट। इवन कई चीजें जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जो फिल्म मेकर डिसीजन लेते हैं, वो भी आपके कंट्रोल के बाहर है। तो हो सकता है जैसा कि आपने प्लान किया हो वैसा नहीं एग्जीक्यूट हो पाए। ऐसा तो बहुत सारी फिल्में रही हैं, आपने ऑफ कोर्स अच्छी फिल्मों के नाम लिए हैं, मैंने बाकी फिल्में भी की हैं जो वैसी नहीं एग्जीक्यूट हो पाई। लेकर इज एन एग्जाम्पल, रॉकी गैंग इज एन एग्जाम्पल, जो मैंने सोचा था कि शायद ऐसे हो पाएंगी। तो ये आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। सो आई डोंट थिंक अगर आप ये क्राइटेरिया से सोच रहे हैं कि ये फिल्म सक्सेसफुल होगी और 100 करोड़ कमाएगी और सबसे ज्यादा व्यूअर्स मिलेंगे इसको, वो कोई पॉइंट नहीं है। आई हैव ऑलवेज सीन फिल्म्स एज कि मुझे इन लोगों के साथ काम करना है। तो चाहे अगर लव स्टोरीज हो जिसमें मेरा एक्चुअली कैरेक्टर ना के बराबर था, द ओनली रीजन वाज बिकॉज उस समय मैं गोल्ड भी कर रही थी उसी दौरान, एंड गोल्ड वाज एन एक्सेल फिल्म। एंड जब उन्होंने मेरे को बोला कि जोया ये फिल्म बना रही है और आप ये रोल कर सकते हैं, आई हैड नो सेकेंड थॉट। I said I want to work with Zoya. I want to be on a Zoya Akhtar set, and I said I will do this film just for that, just for that. तो वो मेरा एक selfish reason था, वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ लोग इसमें मुझे नोटिस करें, इसमें मुझे देखें। मैंने ना तो कभी उसके बारे में पोस्ट किया ना बात की। I only did it for myself कि मुझे ये एक्सपीरियंस लेना है, so I will do it.
आई थिंक टिल डेट आई हैव ओनली डन दिस कि मुझे जब भी किसके साथ काम करना होता है, लाइक मेकिंग ऑफ अ नेशन, फॉर मी इट वाज द स्क्रिप्ट, इट वाज दिस कैरेक्टर, इट वाज आल्सो राम सर मेकिंग इट. यू नो राम माधवानी इज अ नोन डायरेक्टर. Jewel Thief, you know, it's Siddharth Anand who's making it. Who doesn't want to work with Siddharth Anand? So for me, all these things really matter. एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने खुद अपने आंसर में बता दिया कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि इन फिल्मों के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता, इस वजह से मैंने पूछा. लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, अक्षय सर के साथ काम कर लिया है, खुद बताया कि भाई मुझे इन लोगों के साथ काम करना होता, चाहे वो एक्सेल एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो जोया मैम हो जी. बॉलीवुड हीरोइन वाली फीलिंग अब तक आई है या अभी भी कहीं एक होल्ड बैक कर रखा कि नहीं कुछ ऐसा होगा तब मैं अपने आप को बॉलीवुड? आई थिंक फाइनली जूल थीफ के बाद तो बिल्कुल आई है. इनफैक्ट आई हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड एंड आई सेड इट आल्सो कि ओजी बॉलीवुड हीरोइन जिसकी हम बात करते हैं, वो फीलिंग मुझे इस फिल्म के जरिए आई है. सो ऑल क्रेडिट टू आवर मेकर्स सिद्धार्थ एंड ममता जिन्होंने मुझे ये फिल्म दी. तो दैट फीलिंग हैज बीन टिक मार्क्ड. लेकिन लिस्ट तो बहुत लंबी है जिन जिन के साथ काम करना है, चाहे वो एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो. दैट लिस्ट इज स्टिल वेरी लॉन्ग. एंड इस इंटरव्यू को खत्म होते होते मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ निकिता आपको, आई होप एंड आई प्रे कि आपके जितने भी बकेट लिस्ट हैं, जो जिन चीजों पे टिक लगना है, सब पे टिक लाइन से लगता रहा. और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24. थैंक यू निकिता. थैंक यू सो मच. थैंक यू.